रविंद्र, क्या आप तो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में इस जिस तरह के सुबह से हम देख रहे थे, देखिए दतिया में भी यही हुआ कि जो तीसरे चौथे राउंड से शुरुआत हुई तो बढ़त बनाते गए और अंततः वो पिछली बार 7,500 से कांग्रेस जीती, 6,500 से जीती। और जो मैंने कहा कि बूथ भी हार जाए तो ये था कि आप जो ये कुत्ते बिल्ली जीत जाएंगे, जो हम चाहेंगे सो कर लेंगे और जिसको चाहे डिस्कार्ड कर देंगे, तपे मंजे नेता। वो नरोत्तम मिश्रा ठीक है हारे थे, कैसे हारे थे ये भी एक कारण रहा था। अब चाहे बिहार हो, चाहे किस तरह का दिल्ली में क्या सूचना है क्या नहीं, हालांकि हम लोग के पास निकलता कम है, कोई नई रील वील और किस तरीके, क्या कांग्रेस में किस तरह का देख रहे हैं, सब पर एक आपका नोट रविंद्र जी। नमस्कार। और बहुत अच्छा सर, देखिए दोनों विद्वानों की राय सुनने का मौका मिला और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था कि एक तो सिन्हा जी बिहार से हो गए तो वहाँ का तो इम्पोर्टेंट है ही, और राकेश जी फिर नव जानते ही हैं सब दतिया वतिया की सब, तो हमको भी लाभ हो गया उससे, तो ये आपका बहुत धन्यवाद। देखिए सर, पहली बार ये हुआ कि बिहार में सरकार बनी बीजेपी की, पहले मुख्यमंत्री हैं सम्राट। आमतौर पर रविंद्र जी, आमतौर पर ये होता है कि जहां जिसकी सरकार, उपचुनाव बहुत रेयर हारते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में जो भी कहा राकेश जी ने, यही मोहन यादव की अगुवाई में, और वो भी ऐसे ही थे, वो कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशी थे जो हारे थे। पहले उनको जब वो सिंधिया के साथ आए थे रामनिवास रावत, उसके बाद जो है उपचुनाव में वो हो गया, तो जब यहां हुआ तो हार गए वो उपचुनाव। करिएगा। हार गए। यहाँ तो आपके यहाँ तो दिलीप सिंह भूरिया भी जीत गए थे, लोकसभा का उपचुनाव हुआ था 2014 के बाद, तो कई घटनाएं हो गई। तब तो खैर वो गोरखपुर की सीट भी हार गए थे, जो योगी ने खाली की थी लोकसभा सीट, वो भी हार गए थे। तो सर ये पहली बार तो कोई व्यक्ति बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, और पहली ही बार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से बना, और दोनों को ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने या वोटर्स ने घर बिठा दिया, दोनों को हरा दिया, उनको एक्सेप्ट किया ही नहीं। तो बीजेपी के लिए जो एक बड़ा, तो बाकी जो जीत है बिहार की 19,000 से ज्यादा मतों से 19,426, हाँ 246, 19,246, इतनी बड़ी जीत है। वही तो 20,000 वोट के आसपास की जीत है, और जिसमें 35-36% इतना वोट पर पड़ा है, 37-60 इतना वोट पड़ा है कि देखिए, तो वोटिंग आज के जमाने के हिसाब से तो बहुत कम है। हम तो देख रहे थे बंगाल में तो 90% वोट जा रहा था, उसमें 36% वोट पड़ा है, तो वोट तो बहुत ही कम है परसेंटेज। और ये जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये तो सेमी अर्बन है मेरे ख्याल से, शहरी भी है इस इलाके में, थोड़ा बहुत ग्रामीण होगा, तो शहरी इलाका है, बीजेपी का तो गढ़ वैसे ही होता ही है। और ऊपर से जो बयान रविशंकर प्रसाद जैसे लोगों ने दिए थे, वो तो बहुत ज्यादा अहंकार और अति उत्साह में दे दिए गया बयान लग रहा है। तो ये तमाम चीजें देख के लग रहा है कि हाल में छात्र आंदोलन खत्म हुआ जनजी का या जो भी था, तो वो छात्र आंदोलन भी खत्म हुआ, उसके बाद ये पहला इलेक्शन था, और प्रधानमंत्री तो बता ही चुके हैं कि मेरे बॉस हैं नितिन नवीन, बॉस बॉस है ना। तो बॉस की विधानसभा सीट से बीजेपी का हारना, ये तो बड़ा झटका है सर, जिसके लिए पूरी कोशिश की गई। नितिन नवीन खुद वहां 2-3 दिन बैठे रहे चुनाव में, उसके अलावा मुख्यमंत्री और सब लोग तो थे ही थे, लोकल सूचना आई थी। उत्तर प्रदेश का एक कार्यक्रम निरस्त किया था, पहला लगा लगाया प्रोग्राम की मेरी तबीयत ठीक नहीं, और यहाँ कर रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे, यहाँ था, प्रचार कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें होने के बाद भी अगर बीजेपी हार रही है, तो देखिए कहीं ना कहीं मोहभंग तो लोगों का हो रहा है। और इसको तो जोड़ के सीधे तौर पर देखा ही जाएगा ना, जो जेन जी का प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि शहरी इलाके और बेरोजगारी का आलम तो बिहार में क्या है वो सब जानते ही हैं, उस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन मसला ये है कि जीत जो गए हैं उन पे भरोसा किसी को है नहीं। प्रशांत किशोर वाला जो मामला है ना, वहां पर तो गड़बड़ हो रही है सबके साथ, कि भैया ये बीजेपी हार गई है, लेकिन अब क्या बीजेपी जिसको चाहेगी विपक्ष में भी वही होगा क्या? तो ये तो नहीं है, बीजेपी विधायक भी खुद ही चुने और विपक्ष भी खुद ही चुने, क्या उस स्थिति में जा रहा है बिहार अब? यानी कि अगर प्रशांत किशोर जो है वो जीत गए, और तेजस्वी बिल्कुल ठीक बात है, दिखाई नहीं दिए इलेक्शंस के बाद, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब रही है, विपक्ष के नेता के तौर पर कुछ खास कर नहीं पाए, बल्कि कुछ दिन तो विधानसभा में भी नहीं थे वो जब हाउस चला था। तो इन तमाम बातों के बाद अब शायद लोगों ने संदेश दे दिया है कि भैया आपके लिए भी गुंजाइश नहीं है, हो सकता है आपको भी बड़ा चैलेंज फील करना पड़े आने वाले टाइम में। चाहे वो अलग बात है कि लोग अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह प्रशांत किशोर से भी ठगे हुए महसूस करें, लेकिन विकल्प के तौर पर तो दिख ही रहा है ना। और शायद बीजेपी ने यही कोशिश भी की हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि विकल्प के तौर पर इनको पेश कर दें। अब प्रशांत किशोर को मीडिया मैनेज करना तो इतना आता ही है ना सर, कि वो
कम से कम आरजेडी के मुकाबले में तो ज्यादा वायरल होते हैं। आरजेडी के जितने लीडर्स हैं, आरजेडी के जो सोशल मीडिया टीम है, उनके मुकाबले में तो ज्यादा मजबूत टीम उनके पास है और मीडिया को उनको हैंडल करना भी मैं रविंद्र जी की टिप्पणी पूरी होगी, एक टिप्पणी आपसे लूंगा, आप फिर उसके बाद आप करिएगा। आप हाँ करिए रविंद्र जी प्लीज। हाँ नहीं, मैं यही कह रहा था कि इनके पास इतना तो क्षमता है कि वो स्पेस जो वैक्यूम दिख रहा है, ओपोजिशन का स्पेस वहां पर है नहीं सर, खाली पड़ा हुआ है, तो उसको घेरने की कोशिश वो पूरी करेंगे और बीजेपी इस मामले में उनकी मदद भी करेगी और कर ही रही है। इस चुनाव में भी अब, क्योंकि हम लोग तो बार बार ये कहते हैं कि इलेक्शंस का भरोसा नहीं है इस देश में कि चुनाव सही हो रहे हैं कि नहीं। अब वाकई में उनको इतना आसानी से, हालांकि कह भी रहे थे लोग कि संभावना तो है जीतने की प्रशांत किशोर की, तो अगर ये इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष चुनाव है या बीजेपी का ही कोई इसके पीछे का गेम प्लान है, उसके से भी मना करना तो मुश्किल है, क्योंकि रेखा गुप्ता जो आरजेडी वाली, उनको तो बहुत पीछे धकेल दिया, उनको तो बड़ा कम वोट आया, उनको तो बड़ा, इतना कम वोट तो पहले तो नहीं आता था आरजेडी को। हालांकि फिर कह रहा हूं मैं, है शहरी इलाका, तो आरजेडी का बहुत बड़ा वहां पर वजूद नहीं है और 30 साल से आरजेडी लड़ी रही है इलेक्शन, लेकिन कोई खास कर नहीं पाई। जीतता तो यही लोग है ना हमेशा, 95 के बाद से तो बता ही दिया सबने कि वो जीत ही रहे हैं तब से लगातार। तो स्थितियां जो है सर वो बीजेपी मैनेज कर रही है। और पूरा देखिए, प्रशांत किशोर का पूरा जो आक्रमण है ना, वो सम्राट चौधरी पर है और किसी पर नहीं है। वो सम्राट चौधरी पर आक्रमण, और तेजस्वी का भी उन्हीं के ऊपर है। तो ये सम्राट चौधरी पर जो हमला कर रहे हैं और वहीं पर तेजस्वी करते हैं, तो इससे सीधा ये प्रूव होता है कि वो उसी स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश है उनकी, वही वोट जो है उसी को कैप्चर करने की कोशिश है। अगड़ी जाति के होने के बावजूद भी ये बताया जा रहा है कि पिछड़ी जाति के लोग उनके साथ खूब जुड़े। हालांकि ये जो क्षेत्र है, ये अगड़ी जाति का क्षेत्र माना जाता है कि कायस्थ समाज के वोट शायद ज्यादा है यहाँ पर, बाहुल्य है ना। तो उसमें भी अगर ये इनको वोट मिल गया है, और पिछड़ी जाति में तो देखो इनको मिलने की संभावना है ही, क्योंकि वहां पर तो लोग विकल्प नहीं मिल रहा है उनको ठीक तरीके से, केवल जाति के आधार पर वोट पड़ेगा तो एक अलग बात है। लेकिन तेजस्वी कहीं ना कहीं वीक तो पड़ रहे हैं, एक्टिवली मार्केट में वो नहीं दिख रहे, जैसा विपक्ष का एक स्पेस है उसमें उनको कैप्चर करना चाहिए नहीं कर रहे। जबकि बिहार में स्थितियां खराब हैं, बिहार में एक के बाद हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था हो या अलग अलग मसले हो, उनमें बीजेपी ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और दतिया का तो सर ने बताया, बस मैं तो ये आप अगर थोड़ा सा बता दीजिए अपनी अगली बात में कि ये नरोत्तम मिश्रा क्या वाकई बहुत बड़े नेता थे क्या वहां, या उसका कोई नुकसान हो गया क्या? इसकी तुलना में तो थे, इसकी तुलना में तो बड़े नहीं, इसकी तुलना में तो थे, लेकिन बहुत अहंकारी थे, दिखते थे वो टीवी में। तो मैं रविंद्र जी से टिप्पणी, उसके राहुल गांधी का एक एक्स है मेरे पास, हम देख लेते हैं। देखिए राहुल गांधी ये है कि जॉब नहीं मिलेगा तो सियासत हिलेगा, कोटा के बाद देहरादून, अब छात्रों की गूंज प्रयागराज पहुंच रही है। ये तो शहर है, लाखों नौजवान सालों से तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं और इंतजार करते हैं। पेपर लीक ने उनका आज छीना, रुकी भर्तियों ने उनका कल, और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में इन्हीं बच्चों पर लाठियां और पैलेट चलाए गए, सिर्फ इसलिए उन्होंने अपने हक की बात कही। हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाते रहेंगे। अब बहाने नहीं चलेंगे, जवाबदेही या कुर्सी छोड़िए। 8 अगस्त को प्रयागराज में मिलेंगे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। सर उन्होंने कहा था कि अब आप जो हैं ये जो है अतीत हो चले हैं, अतीत हो रहे हैं, भविष्य तो यही है यूथ। तो इसमें कहीं हम देख सकते हैं रविंद्र सर, और जो बात हुई है अभी की, मचना तो अब बहुत कुछ है, अब दिल्ली में इतना आसान नहीं होगा सारी चीजों। एक सम अप नोट। नहीं, आसान होता तो हाउस में आते ना सर, डिफेंड करना मुश्किल है, तभी तो हाउस ही नहीं आ रहे हैं। रोज आप संसद भवन के परिसर में बने अपने दफ्तर में चले जाते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है कि जाहिर है परेशानी में है, नहीं फेस करना चाहते, हाउस अर्जन हो जा रहा है। नहीं तो ये ऐसा समय माना जा रहा था संजीव भाई जब डिलिमिटेशन का बिल शायद सरकार लेके आएगी, ये आम चर्चा थी। अब तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 सप्ताह बीत गए, 13 अगस्त तक हाउस है, 4 दिन ये और 5 दिन, 9 दिन का हाउस बचा है। उनमें से भी हाउस चलेगा ठीक तरीके से, इसकी संभावनाएं काफी कम है। और ये बिल तो तभी पारित होगा संजीव भाई जब हाउस ऑर्डर में होगा, क्योंकि ये तो बिल पारित हो नहीं सकता। आज जैसे आज हम लोग आज बात कर रहे हैं ना, आज लोकसभा में एक बिल पास हुआ, किसी को खबर नहीं, कानो कान है ना, बिल पास हुआ है कि जो संख्या है जजेज की सुप्रीम कोर्ट में वो 38, ठीक है।
परसों परसों प्रस्तापित हुआ था वो, मतलब लास्ट जो था फ्राइडे को, कह लीजिए फ्राइडे को शायद प्रस्तापित हुआ था। 10 मिनट में वो पास हो गया, क्योंकि वो ध्वनिमत से पारित हो सकता था, उस पर चर्चा नहीं हुई। हमारे देश के खर्चा उस पर होता है, देश का कितना अलग अलग जजेस की जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर ये बातचीत कर सकते थे, हाउस में नहीं हुआ, पास कर दी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है उसमें ये कंपलसरी है कि वोटिंग डिवीजन, वो ध्वनिमत से पारित नहीं हो सकता। तो वो ध्वनिमत से जब पारित नहीं होगा तो सरकार के लिए जरूरी है कि उस पर शांति हो, हाउस में उस पर डिस्कशन हो, डिबेट, तभी जाके वो दोनों हाउसेज में पास होगा। तो वो ऐसा माहौल सरकार बनाने की कोशिश करती हुई दिख नहीं रही है। अभी तक सरकार ने रीच आउट नहीं किया। यही तो देख रहे हैं सर, आज 5, 5, 10, 11 दिन हाउस की बैठक हो गई। 11 दिन में से 2 दिन तो हाउस चला, 9 दिन नहीं चला। 2 दिन कैसे चल गया? क्योंकि सरकार को नीट एंटी वो लीकेज वाला बिल पारित करना था। सरकार ने हाउस में रीच आउट किया, ओपोजिशन से बात की, राहुल गांधी से बात की, वेणुगोपाल से बात की, और सेटलमेंट करने के बाद हाउस चला दिया, बिल पारित हो गया। सरकार उस पर चर्चा चाहती थी, चर्चा हो गई। अब उसके बाद सरकार क्यों नहीं चाहती है? सरकार को सूट करता है ना भाई, अमित शाह के बारे में हाउस में चर्चा ना हो, ये सूट करता है। क्योंकि कोई ना कोई अगर चर्चा होगी तो उस पर या तो राहुल गांधी या कोई दूसरा सांसद बोलेगा कि अमित शाह को बुलाओ, और सरकार नहीं चाहती वो हो। इसलिए सरकार को जो सूट कर रहा है वो हाउस अर्जन होना बार बार वो सूट करता है। हम लोग देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, 10 मिनट हाउस चलता नहीं है। 11 बजे चलता है, 11:02 पर 3 मिनट पर हाउस अर्जन। 12 बजे, क्योंकि वो लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, 12 बजे क्योंकि मजबूरी है हाउस को चलाना, 5-7 मिनट के लिए वो पेपर ले डाउन करने पड़ते हैं, तो वो हाउस चलाना पड़ता है, वो चलता है हाउस। उसके बाद 2 बजे के बाद फिर से वही स्थिति है। अगर सरकार चाहे कोई बिल पारित करना तो बिल बिना डिस्कशन के पारित हो जाता है, नहीं तो हाउस अर्जन। और इस तरह की स्थिति पहली बार तो नहीं आई देश में, हमेशा हम लोग देखते थे पूर्व की सरकारों में। नहीं, लेकिन पहली बार ये हुआ कि इतना भागे हैं, दोनों के दोनों जो भागे हैं, इस कदर नहीं भागे थे, ऐसे नहीं भागे पहले। ये तो कभी हुआ ही नहीं हुआ। ये तो कभी हुआ ही नहीं भाई। मनमोहन सिंह पर तो कोयला से लेके 2G तक के सारे आरोप लगते रहे, लेकिन वो तो सदन में आए, वो तो जब जरूरत पड़ी। मनमोहन सिंह तो सर सदन में, क्या मैं आपको बताऊं संजीव भाई, आपको हैरानी होगी, जब क्वेश्चन आवर में भी वो आ जाया करते थे। मनमोहन सिंह तो सवालों के जवाब देने, जो क्वेश्चन आवर होता है जिसमें 90% जो मिनिस्टर एमओएस हैं वही जवाब देते हैं, जितेंद्र सिंह। मनमोहन सिंह के तो आप पुराने वीडियोस निकाल के देखेंगे तो सर उन्होंने जवाब दिए हैं सवालों के, दिए देखा है मैंने। तो हाँ, तो वो तो आ जाया करते थे। लेकिन अब तो अलग हालत हो गई ना, ये तो आते नहीं है। अब ये तो पहले दिन आते हैं जब हाउस चलता है, या फिर आखिरी दिन जिस दिन सत्रावसान होता है उस दिन आते हैं, उसके अलावा तो नहीं आते। या फिर कभी भाषण देना हो तो वो तालियां बजवाते हैं पहले, फिर आना उनका होता है। तो अब तो स्थिति अलग हो गई है। तो पहले की सब, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, इतना घबराहट, इतना डर जो है वो इसी वजह से है कि सर फेस नहीं करना चाहते हाउस को। नहीं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं रमीन जी, देखिए करेले था वो नीम और चढ़ गई है इसमें, ये जो है और ज्यादा कड़वा मामला हो गया है। कैसे ऊपर से फिर ये उपचुनाव हार गए तो सर और आसान रास्ता हो गया ना आने का हाउस में, अब जरूरत नहीं है। और अब तो ये जो चंदा चोरी वाले मामले पे भी विपक्ष को घेर रहे हैं। अब तो 2 बात हो गई ना, विपक्ष में प्रधानमंत्री को भी घेर रहे हैं चंदा चोरी पे, क्योंकि वो हाउस में इसी लोकसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। और छात्रों के साथ जो मारपीट हुई है उस पर भी घेरा जा रहा है। तो जो दोनों टॉप बड़े लीडर्स हैं उन दोनों को घेर रहे हैं, हाउस में नहीं आ रहे, जबकि सदन में, लोकसभा परिसर में, संसद भवन परिसर में रोज आ रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं डिमीन किया जा रहा है हाउस को कि कितना ही बोलिए हम लोग नहीं आएंगे। ये लोकशाही के लिए सही नहीं है मेरे ख्याल से।